ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे अनदर सेशन में। आज है सेशन नंबर 31 बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस का। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो अब तक 70% या 60% तक सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है ना। अब कुछ ही टॉपिक बैंकिंग अवेयरनेस के बाकी हैं और छोटे छोटे टॉपिक्स थोड़े थोड़े बाकी हैं, और फिर हम फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट करेंगे, फिर इकोनॉमिक अवेयरनेस। उनमें इतना बड़ा सिलेबस नहीं होता है। जैसे बैंकिंग का थोड़ा सिलेबस ज्यादा होता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस और इकोनॉमिक अवेयरनेस का थोड़ा बहुत ही टॉपिक होते हैं। और बाकी रूटीन में आपकी करंट अफेयर्स के कुछ ना कुछ टॉपिक्स आते रहते हैं, वो आप करंट अफेयर्स की क्लासेस में उम्मीद करता हूँ वो कर ही रहे होगे साथ साथ। तो आज हम अनदर टॉपिक बैंकिंग अवेयरनेस का लेकर आए हूँ, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे पिछले टॉपिक से ही, जो क्लास से ही। पिछली क्लास में हमने एनपीए के रिकवरी प्रोसेस समझे थे, जिसमें मैंने पिछली क्लास में आपको सरफासी एक्ट शुरुआत की थी, लोक अदालत मैंने पढ़ा दिया था, डीआरटी मैंने पढ़ा दिया था, और सरफासी एक्ट में मैं आपको एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट पढ़ा रहा था। उसके बाद मैं उसी के अंदर सरफासी को ही कंप्लीट करूंगा आज, और फिर फर्दर मैं आईबीसी आपको पढ़ाऊंगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, है ना। तो ये वाला टॉपिक आज हम कंप्लीट कर लेंगे इस सेशन में, जो सरफासी एक्ट का है। ठीक है, ओके। सर, फ्री मॉक टेस्ट जो प्रोवाइड किए थे वो ओपन क्यों नहीं हो रहे? क्या दिक्कत आ रही है बेटा उसमें? मतलब लॉक दिख रहा है, क्या दिख रहा है? या ओपन करने के बाद को लोडिंग का इशू आ रहा है? दोनों में क्या मतलब, लॉक दिख रहे हैं या फिर ओपन? लॉक नहीं है सर, अनलॉक है, लेकिन लोडिंग लोडिंग लिखा रहा है। दोनों में से कोई है एक चीज तो मुझे दोनों में से बताओ, फिर तो मैं समस्या का निवारण करूं उस हिसाब से। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, ओके। तो पिछली क्लास में हमने ये सरफासी एक्ट जो था, इसको पढ़ लिया था, मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये आपके पढ़ने के लिए, बाद में आराम से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सब मैंने समझा दिया था। सरफासी का तीसरा पोर्शन, जिसको हम एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट कहते हैं, ये मैंने समझा दिया था पूरा। अब आगे चलते हैं, सिक्योरिटाइजेशन के ऊपर चलते हैं, और फिर हम असेट रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर यहां पर पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और फिर हम आईबीसी के ऊपर चलेंगे। देखो, ओके, हाँ, लोडिंग का इश्यू आ रहा है ना। लोडिंग के लिए मैंने ना आपके एक चैट बॉक्स जो है ना, जो आपका यहाँ पर हम मैसेज जहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, आपकी ऐप में एक चैट ऑप्शन आता है ना, इसके अंदर आप किसी न किसी ग्रुप में ऐड होंगे। तो आपको मैं एक ब्रॉडकास्ट मैसेज एक किया हुआ पिछले कुछ दिन पहले का है, आई थिंक 2-4 दिन पहले का एक मैसेज है, जिसमें अगर आपके यहाँ पर कोई मॉक टेस्ट या कोई भी फ्री क्विज़ेस ओपन नहीं हो रही है, कोई लोडिंग इश्यू आ रहा है, तो हमने उसमें एक तरीका बताया। आपके अपने मोबाइल के अंदर कुछ सेटिंग्स में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे आपको, उसके बाद वो चीज स्मूथली रन करने लग जाएगी। वो उस मैसेज को एक बार पढ़ लेना, ठीक है, हो जाएगा वो समस्या खत्म आपकी। सिक्योरिटाइजेशन की मैं बात करूंगा। सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटाइजेशन एक पार्ट है सरफासी का ही, जो सरफासी एक्ट हमने पढ़ा है उसी का ही पार्ट है। सरफासी एक्ट में एक तो ईएसआई था, है ना, एक सिक्योरिटाइजेशन था सबसे पहला, और फिर लास्ट में एआरसी आता है। सिक्योरिटाइजेशन बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि आपको याद होगा, एक बार 2008 में एक पूरे पूरे दुनिया में एक बड़ा ही क्राइसिस आया था, जबरदस्त। पूरी की पूरी दुनिया उस क्राइसिस से हिल गई थी, पूरी पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई थी, और ये शुरुआत कहां से हुई थी? यूएसए से हुई थी। तो जो यूएसए में क्राइसिस आया था, उसका जो कारण था वो यही सिक्योरिटाइजेशन ही था। यही कारण था सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन में आपका जाके ओपन किया बेटा, फिर गूगल क्रोम अपडेट करो। विंडोज 7 नहीं होना चाहिए, विंडो 11 10 या 11 होना चाहिए। गूगल क्रोम को अपडेट कर लो, फिर हो सकता है वो दिक्कत हो, है ना। नहीं, बाकी फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मेल कर दो यार, फिर मेल पे ही सॉल्यूशन हो पाएगा। अभी अपने क्लास को मुझे एक बार कंटिन्यू करने दो ना। सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। सो ये जो यूएसए में क्राइसिस हुआ था, ये सारा का सारा इसी की देन थी, सिक्योरिटाइजेशन की देन थी। सिक्योरिटाइजेशन में बेसिकली होता क्या है, मैं आपको सिक्योरिटाइजेशन का पूरा जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है उसको ज्यादा डिटेल में, डीप में नहीं घुसूंगा, नहीं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट चीज हो जाएगी आपके समझने के लिए। तो इसलिए मैं बड़ा ही एक स्मूथ वे में इसको बताने का कोशिश करूंगा, बड़े ही छोटे तरीके से। कि फॉर एग्जाम्पल एक ए नाम का एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है,
और यहां पर ए नाम के इंस्टीट्यूशन ने, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसने आपके बहुत सारे लोगों को यहां पर आपके क्या कर रखा है, बहुत सारे लोगों को यहां पर इसने हाउसिंग लोन दे रखे हैं। हाउसिंग लोन, एचएल का मतलब है हाउसिंग लोन दे रखे हैं बहुत सारे लोगों को, ठीक है। इसने बांट दी भाई साहब, ले जाओ ले जाओ, लोन ले जाओ, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, ये लोन बांट दी, सस्ते दरों पर लोन बट गए, और इन लोगों ने सस्ते दरों पर लोन लेना शुरू भी कर दिया, ठीक है, ले लिया लोन। अब यहां पर बात आती है कि और ऐसे व्यक्तियों को लोन दे दिया गया जो कि यहां पर आपके क्या हुआ, जो कि यहां पर आपका एक होता है ना कि यहां डिफॉल्ट हो सकता कर दे, है ना। क्यों? क्योंकि बस इनको लोन बांट रहे थे, इन्होंने लोन बांट दिए जी, है ना। मैं ये यूएसए वाले क्राइसिस की बात कर रहा हूं, उससे मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे रहा हूं कैसे काम करता है। अब जब इन्होंने बांट दिए लोन, ठीक है, और इन्होंने लोन ले लिए, अब कुछ टाइम बाद इनको ये रियलाइज हुआ कि भाई साहब लोन हमने दे दिया, लेकिन हमने इतने सारे लोगों को हाउसिंग लोन देकर हमने एक रिस्क ले लिया है, हमने एक रिस्क ले लिया है, और ये रिस्क को अब कम कैसे किया जाए, अब हाउसिंग लोन तो दे दिए। तो इन्होंने ये जितने के भी हाउसिंग लोन थे, इनका एक सिंगल क्या बनाया, एक ग्रुप बना दिया, जिसको इन्होंने नाम देते हैं हम पूल, एक पूल बना दिया। इस पूल को उन्होंने किसी एक थर्ड पार्टी को सेल कर दिया। एक और इंस्टीट्यूशन है जो कि इस पे डील करता है इस चीजों पे, जो ये पूल को परचेज करता है, तो उसको सेल कर दिया। अब पूल को पूरे पूरे पूल को सेल करने का मतलब ये नहीं था उन्होंने हाउसिंग लोन जाओ इसको सेल कर दिया, हाउसिंग लोन का एक्सपोजर इनको ट्रांसफर कर दिया कि उस बैंक में चला गया, नहीं, हाउसिंग लोन का एक्सपोजर इनके पास रहा, लेकिन इस पूल को इनके बाद ट्रांसफर कर दिया, और इस पूल ने यहां पर जो खरीदा, इनका कहने का मतलब ये था कि जो भी ये पैसा देंगे, जो भी इंस्टॉलमेंट ये पे करेंगे, ये अब इसको पे ना करके इनको पे करेंगे, या फिर इनको पे करेंगे या आगे इनको पे कर देगा इंस्टॉलमेंट। तो इससे क्या होगा कि जो इनका रिस्क था, जो इतने हाउसिंग लोन दिए थे, वो कम हो गया। इन्होंने हाउसिंग लोन दे दिया, लेकिन बाद में ये कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब रिस्की गेम था, हमने क्यों दिया, इतना ज्यादा लोगों को ओवर दे दिया, मतलब ज्यादा, जरूरत से ज्यादा दे दिया। जरूरत से ज्यादा देने पर उनको रिस्क लगा, तो उन्होंने थर्ड पार्टी को ये पूल बनाकर, यानी कि ग्रुप बनाकर पूरा पूरा इकट्ठा सेल कर दिया, और थर्ड पार्टी ने खरीद लिया। थर्ड पार्टी कहती ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो रिकवर कर लूंगा, मैं कैसे न कैसे करके जुगाड़ करके, रिस्क विस्क क्या है, उसका काम ही यही है, रिस्क तो रिस्क लेने की आदत है। यहां पर हमारे पास रिस्क नहीं ले सकते थे, हमारा इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब क्या होना शुरू हुआ कि हाउसिंग लोन जो थे वो डिफॉल्ट होने शुरू हुए। डिफॉल्ट होने मतलब यहां पर ये, अच्छा, एक जो टर्म है हमारी सिक्योरिटाइजेशन, वो आपको बता देता हूं। ये थर्ड पार्टी को मैंने सेल किया ना, बेचा, ये पूरा पूरा पूल बेचा, जिससे मैं अपना रिस्क कम कर रहा हूं, इसी चीज को हम सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं, इसी को सिक्योरिटाइजेशन कहा जाता है, ठीक है, ओके। लेकिन उसके बाद यूएसए में और आगे क्या बढ़ा, जब सिक्योरिटाइजेशन हो गया, इस थर्ड पार्टी ने भी ना क्या किया, एक और इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया, किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया उन्होंने, और इंश्योरेंस कंपनी से इस लोन के अगेंस्ट, जो ये लोन दिए थे ना, इसके अगेंस्ट इंश्योरेंस ले लिया कि कल को अगर ये लोग डिफॉल्ट करते हैं, तो जो पैसा डिफॉल्ट करने का होगा इंश्योरेंस कंपनी मुझे देगी। इंश्योरेंस होता है भाई साहब उस चीज का, है ना, वहां होता है, तो इंश्योरेंस उनका करवा लिया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। स्टोरी कुछ ऐसी, हाउसिंग लोन जो थे वहां पर डिफॉल्ट होने शुरू हुए, क्यों? क्योंकि घरों के दाम वहां पर गिरने शुरू हुए, सब प्राइम क्राइसिस, घरों के दाम वहां गिरे। लोगों ने कहा कि घरों के दाम ही इतने कम हो गए हैं, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, यहां पर मैं क्या पे करूंगा, मैं तो लोन पे ही नहीं करता। वहां पर मेजोरिटी लोगों ने यहां पर जो थे वो लोन के रीपेमेंट करना बंद कर दिया। जो लोन के रीपेमेंट, मेजोरिटी लोगों ने एकदम से सारे के सारे, जो बैलून था हाउसिंग लोन लेने का, वहां एक बैलून आया था, भाई साहब हाउसिंग लोन ले लो ले लो ले लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा था, सारी दुनिया ने ले लिया, जो लोग नहीं लेना चाहते वो भी ले लिया, तो एकदम से वहां पर उल्टा पड़ा। और जब उल्टा पड़ा, सारे के सारे घरों के दाम गिरे, और जब घरों के दाम गिरे तो इंस्टॉलमेंट करनी बंद की उन्होंने, और इस पार्टी को यहां पर नुकसान हुआ। ये पार्टी गई इंश्योरेंस कंपनी के पास कि भाई साहब लाओ पैसा लाओ, इंश्योरेंस कंपनी आपने हमने इंश्योर किया था कि पैसा, अब इंश्योरेंस कंपनी में कितना पैसा लाएगी, इतना कितना पैसा देगी। पहले तो इंश्योरेंस कंपनी डिफॉल्ट हुई, वहां पर
वो पैसे देने को मुकर गई, भाई साहब हम नहीं दे सकते, और या दिए तो उनके पास पैसा खत्म हो गया खुद के पास, और फिर जो रही गई कसर इंश्योरेंस कंपनी जो डिफॉल्ट कर गई, तो ऑब्वियस है ये कंपनी भी कहां से बचेगी, इसके पास भी कहां से पैसा आएगा, ये कंपनी में डिफॉल्ट कर गई। तो ये था वो लीमन ब्रदर्स और ये वाला क्राइसिस, लीमन ब्रदर्स आपने सुना होगा है ना, सब प्राइम क्राइसिस। तो यही क्राइसिस वहां पर हुआ था कि ऐसा वैसा आगे हाउसिंग लोन, आगे हाउसिंग लोन को आगे मोर्टगेज कर दिया गया, ये कर दिया गया, पूल बनाया गया, सिक्योरिटाइजेशन हुआ, ये सब चीजें। तो ये एक सिक्योरिटाइजेशन का एक बीच में एक छोटा सा कंसेप्ट आया था जो कि एक कारण बना था यूएसए में क्राइसिस का। मैंने इस क्राइसिस को, और भी इसमें बहुत सारी कड़ियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कैसे प्राइसेस क्यों गिरे थे, लोन इतना क्यों दिया जा रहा था, लोन कम क्यों नहीं, लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने कम क्यों कर दिए गए थे, बढ़ क्यों गए, बाद में ऐसा क्या हुआ कि हाउसिंग लोन, हाँ, घरों के प्राइस कम होने लगे। तो ये सब चीजों के ऊपर मैं अभी नहीं गया हूं, ठीक है, तो वो चीजें और कॉम्प्लिकेट कर देते इस प्रोसीजर को, तो उनको एक बार साइडलाइन करते हुए हम इतना कंसेप्ट समझते हैं। आई होप सो कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ओके। सो ये आपका सिक्योरिटाइजेशन आपका इसको कहते हैं, जो कि अमूमन हम इसको अगर रूटीन में हम बात करें ना, रूटीन में आप बैंकिंग में जब काम करते हो, रूटीन के ऑपरेशन में ये सिक्योरिटाइजेशन का काम नहीं होता, रूटीन के ऑपरेशन में काम नहीं आएगा कभी भी। आपके बैंक में आप बैठे बैठे सिक्योरिटाइजेशन नहीं करेंगे, कोई बड़े लेवल पे सिक्योरिटाइजेशन हो रहा हो तो हो रहा हो, ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल पर, हमारे हेड ऑफिस लेवल पर, लेकिन अमूमन हम इस चीज को देखते नहीं है यहाँ पर हमारे इंडिया में, ठीक है, रूटीन ऑपरेशंस में नहीं देखते। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट अगला पॉइंट इज द असेट रिकंस्ट्रक्शन। असेट रिकंस्ट्रक्शन, असेट रिकंस्ट्रक्शन जब आपको समझाऊंगा तो आपको सिमिलर टू सिक्योरिटाइजेशन ही लगेगा, लेकिन काफी इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है यहां पर आपका, कि यहां पर आपका जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये कंपनीज बेसिकली ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि किसी भी बैंक से पर्टिकुलर एक लोन को, यहां पर ग्रुप ऑफ लोन, पूल की बात नहीं की जा रही, एक सिंगल लोन को यहां पर एक्वायर कर लेती है, इनको सेल कर दिया जाता है लोन, और ये लोन पूरा सेल कर दिया जाता है, पूरा पूरा बेच ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो लोन होता है ये ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुका होता है, डिफॉल्ट जो लोन है वो हो चुका होता है, इसके पास जिसने लोन ले रखा है वो पैसा नहीं दे रहा है, बैंक ने पूरा प्रयास कर लिया, जितने भी रिकवरी के तरीके थे वो आजमा लिए गए हैं, सरफासी वरफासी के तहत एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी इंटरेस्ट लगा के सब कुछ कर लिया गया है, लेकिन कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो बैंक फिर इन एआरसीज कंपनी जो है इंडिया में, उनके पास जाता है, बहुत सारी एआरसीज हैं उनके पास जाता है, और उनको जो है ये लोन जो है वो सेल कर देता है, बेच देता है। अब ये एआरसी ऐसा का लोन क्यों खरीदेंगी, क्यों खरीदेंगी, क्योंकि एआरसी का काम ही यही है, एआरसी का काम है कि जो रिकवरी बैंक से नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, हम रिस्क लेंगे, हम एआरसी हैं, हमारा फोकस ही उस पर रहता है। एक देखो, बैंक में आप जब काम करते हो तो आपके पास एन नंबर ऑफ वर्क होते हैं, तो आपका फोकस उतना नहीं रह पाता रिकवरी पे, आप एक दिन रिकवरी कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, बाकी दिन तो आपको बैंक का रूटीन का काम भी करना है ना। हाँ, ये भी हो सकता है बैंक के कुछ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट भी आजकल बनाए जाते हैं जो अकेले रिकवरी करते हैं, लेकिन उनके पास भी बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे अकाउंट हैं, और यहां पर काम आती है हमारी एआरसी, कि जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनसे हम रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिनसे पॉसिबल नहीं हो पा रही हमारे द्वारा रिकवरी, हम अपने बैंक के मेथड्स के थ्रू नहीं कर पा रहे हैं, तो एआरसी हमारे पास आती है, एआरसी कहती है चलो अच्छा कितने का है अकाउंट, अच्छा 1 करोड़ का अकाउंट है, ऐसा करते हैं कि 90 लाख में मुझे दे दीजिए, मतलब 1 करोड़ उसका आउटस्टैंडिंग पड़ा है, उसने अभी देना है बैंक को, तो वो कहते हैं चलो एआरसी कहती है 90 लाख मुझे दे, 90 लाख में मैं परचेज करने के लिए रेडी हूं, आप मुझे 90 लाख में आपको देता हूं, और आप ये अकाउंट मुझे दे दीजिए, और मैं फिर इस अकाउंट को आगे अपने आप रिकवर करूंगा, और आपकी टेंशन, मेरी टेंशन है। अब 90 लाख मैंने दिया, मुझे मिले 92, 93, हो सकता है मैं 1 करोड़ रिकवर कर लूं, तो वो मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये एआरसी का काम रहता है। अब यहां पर एआरसी का जो पूरा फुल फॉर्म है, यही बेसिक काम है एआरसी का, जो मैंने समझाया यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जो एआरसी का फुल फॉर्म है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन, इसको आर को,
अब एक चीज थोड़ी सी ध्यान देना, ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज मैंने कहीं पर सुनी थी, कोई किसी जगह पर, जहां पर यह चीज बताई जा रही थी कि असेट का मतलब हुआ कि जो यहां पर प्रॉपर्टी बैंक में गिरवी रखी गई है, और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ इस प्रॉपर्टी को यहां पर आपने मान लीजिए कोई आपने किसी को घर बैंक में कोई सिक्योरिटी के रूप में रखा हुआ है ना, घर रखा हुआ है। अब एआरसी को क्या किया जाता है, एआरसी के द्वारा वो घर खरीद लिया जाता है, और घर को बदल के उनके द्वारा तोड़ फोड़ के एआरसी के द्वारा उसके ऊपर मान लीजिए दुकानें बना दी, कमर्शियल करके दुकानें बना दी, उसको बेच दिया गया। तो कहने का प्रयास ये है कि असेट जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, कंस्ट्रक्शन के बाद उसकी दोबारा से कंस्ट्रक्शन की गई और उसको यहां पर बेच दिया गया और एआरसी ने पैसे कमा लिए। ये एक डेफिनेशन मैंने सुनी थी, शायद आप भी कभी फ्यूचर में कहीं इधर उधर से सुन लो तो ये डेफिनेशन गलत है बंधु। ऐसा कुछ नहीं होता, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। ये पता नहीं थ्योरेटिकल कहाँ से पढ़ा है क्या नहीं है, लेकिन ये बड़ा ये मार्केट में अजीब सा कंसेप्ट है। क्योंकि पिछले बैच में स्टूडेंट्स ने मेरे से एक बार पूछा था, सर ऐसा होता है क्या एआरसी में, क्वेश्चन आया था, उसका डाउट आया था, तब मुझे पता लगा। मैंने कहा ऐसा भी यार कोई पढ़ाया जा रहा है ऐसा, तो इसलिए आपको मैं पहले ही सावधान कर दूं, अगर कहीं पढ़ो तो एआरसी का कंसेप्ट ऐसा ये नहीं होता। यहाँ पर एआरसी का मतलब पता है क्या, एसेट रिकंस्ट्रक्शन का। अपने बैक टू बेसिक्स जाओ। बैक टू बेसिक्स में हमने एनपीए की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, एनपीए में डेफिनेशन में असेट वर्ड पढ़ा था। असेट वर्ड कौन सा होता है, जो हमारे लोन अकाउंट है वही, लोन जो अकाउंट है उसको असेट कहते हैं हम बैंकिंग की भाषा में, ठीक है, एग्री करते हो। तो यहां पर जो असेट वो शब्द है वो इसी के लिए है। और रिकंस्ट्रक्शन यहां पर जो शब्द है ना, आर, रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आपका जो एनपीए होता है अकाउंट, जब अकाउंट एनपीए होता है 90 डेज हो जाते हैं, तो अकाउंट कौन सी कैटेगरी में चला जाता है, एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है। इससे पहले अकाउंट किस कैटेगरी में था, एसएमए कैटेगरी में था। उससे पहले अकाउंट किस कैटेगरी में था, स्टैंडर्ड कैटेगरी में था। ठीक है, यही स्टेज होती है, और उसके बाद वो सब स्टैंडर्ड, लॉस असेट्स वगैरह वगैरह वो तो चलता ही है। ये जो यहां पर एक फेज चेंज हो रहा है ना एक अकाउंट का, ठीक है, यहां पर ये जो रिकंस्ट्रक्शन शब्द है, ये रिकंस्ट्रक्शन शब्द इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो असेट है, जो हमारा लोन अकाउंट है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, यानी कि उसका जो फेज है, एनपीए, एसएमए, स्टैंडर्ड, डाउटफुल असेट, उसको बदलना इज द असेट रिकंस्ट्रक्शन। उसके स्ट्रक्चर को, उसकी कंस्ट्रक्शन को बदलना इज द असेट रिकंस्ट्रक्शन, ना कि उसके अंदर जो प्रॉपर्टी दे रखी है उस प्रॉपर्टी को गिरवी जो रखा है उसको बेच के उसके ऊपर कुछ और बना देना, दैट इज असेट रिकंस्ट्रक्शन। वो नहीं होता एसेट रिकंस्ट्रक्शन। एसेट रिकंस्ट्रक्शन समथिंग कि उसका जो स्टेटस है उसको बदलना इज द एसेट रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि दिस इज द असेट, लोन इज द असेट, और इसकी कैटेगरी को बदलना, उसके बेसिक स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव लाना इज द रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन। तभी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या करती हैं कि आपसे तो उन्होंने, आपको उन्होंने पैसा दे दिया और आपके अकाउंट, आपके यहां पर तो अकाउंट खत्म, एसेट रिकंस्ट्रक्शन होगी आपके यहाँ पे, आपके अकाउंट पे जो लोन अकाउंट चल रहा था, एनपीए था, वो खत्म। आपके यहाँ तो पूरी की पूरी एसेट जीरो होगी, नलीफाई होगी, और उसको यहाँ पर वो आगे बेचकर उसकी प्रॉपर्टी बेचें, उससे रिकवरी करें, जैसे भी करें, वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की सिरदर्दी, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आई होप सो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा। किसी तरह कोई डाउट है सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन में है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर नए जुड़े हैं तो बच्चा मैं पहले बता दूं, नया बैच कुछ पूछ रहे हैं कि सर न्यू बैच कब जो स्टार्ट होगा। तो अभी न्यू बैच का कोई भी यहाँ पर बेटा प्लान नहीं है, क्योंकि ये बैच ही अभी और टाइम लेगा, इस बैच को खत्म होने में और काफी टाइम लगेगा। तो इट्स बेटर कि आप इसकी ना रिकॉर्डिंग क्लासेस जो है फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्लास देख लो। ये क्लासेस मैंने बड़े ही आराम से तसल्ली से ली हैं, छोटी छोटी क्लासेस ली हैं ताकि आपके ऊपर बोझ ना पड़े। ठीक है, कोई 1-1.5 घंटे की लंबी लंबी वीडियोस नहीं है इसमें, छोटी छोटी वीडियोस है, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, ताकि आप स्मूथली इन वीडियोस को आराम से कर पाए। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, जो भी नया बच्चा स्टूडेंट जुड़ रहा है, बीच में ना जुड़ के आप फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट करो और इन सेशंस को रिकॉर्डिंग फॉर्म में ही देख लो। आपकी कोई भी डाउट, अगर आपको लगता है लाइव सेशन में से डाउट क्लियर हो जाएगा मेरा, आपको कोई डाउट बचेगा ही नहीं। मैं इतना तसल्ली से एक एक टॉपिक को, छोटी छोटी बारीक चीज को भी समझाया होगा ना पिछले टॉप वीडियोस में, कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा।
किसी भी तरह कोई डाउट नहीं रहेगा। आप यकीन मानिए, रिकॉर्डिंग सुनिए और आपको अच्छे से आप इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। और नए बैच का कोई वेट मत कीजिए, आई डोंट नो कि कब मैं वो स्टार्ट करूंगा, है ना। जब भी स्टार्ट होगा आपके लिए यही कंटेंट तो यही रहेगा, तो इसलिए आप बेटर है कि अपनी देरी ना कीजिए और रिकॉर्डिंग क्लासेस देखना शुरू कर दीजिए बैंकिंग वाले के। अब तक 31वीं क्लास है, बहुत क्लासेस हो चुकी हैं, है ना। ठीक है, चलें आगे। आई होप सो कोई डाउट नहीं होगा, नहीं तो अब तक आ जाता। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं, हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, और वो कंसेप्ट है आपका आईबीसी का। आईबीसी कंसेप्ट अगर चार्ट होगा तो मैं वहीं से ही पढ़ा देता हूँ ना, ज्यादा बेटर। मैं चार्ट बनाऊंगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया दे रखा है चार्ट। चलो इस चार्ट पे ही चलते हैं। ये आईबीसी का कंसेप्ट है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का कंसेप्ट है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 लिखते हैं हम, और ये 2016 में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी दो वर्ड आते हैं। इनका मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी दोनों जो शब्द हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं दिवालिया। कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, वो पैसा देने में असमर्थ होता है, उसको हम इंसॉल्वेंट या फिर बैंक्रप्ट कहते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब दोनों दिवालिया है तो इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति होता है जो ये कह देता है कि मैं भाई साहब इंसॉल्वेंट हूं, मैं दिवालिया हूं, मैं पैसा देने में असमर्थ हूं। वो खुद ही घोषणा कर देता है अपने आप की, ठीक है। और बैंकरप्ट होता है जब उसके ऊपर कोर्ट के द्वारा मोहर लगा दी जाती है। कोर्ट कहता है कि हाँ ठीक है, हमने चेक वेक कर लिया, तुम्हारे कोई पेमेंट, तुम्हारे पास कोई चीज नहीं है, तुम पैसा लोगों का नहीं चुका सकते, तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी है तो उसको अभी तुम बेच नहीं सकते, लिक्विड एसेट नहीं है तुम्हारे हाथ में, तो यू आर दी बैंकरप्ट, आप पैसा नहीं चुका पाओगे, ठीक है। जब कोर्ट की मोहर उसके ऊपर लग जाती है उस व्यक्ति के ऊपर, तो उसको हम बैंकरप्ट कहते हैं। नॉर्मली हम इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति कहलाता है, राइट, ठीक है। जस्ट सेकंड करता हूं कंटिन्यू। अब ये जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, ये भी एक तरीका है यहाँ पर पैसा रिकवर करने का। ये थोड़ा सा आजकल की डेट में काफी पॉपुलर हो रहा है ये तरीका, और खासकर उन कंपनीज में हो रहा है जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी हजारों करोड़ों की जो कहते हैं लोन है उनके पास, उनमें ये ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि उनमें रिकवरी करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। सरफासी एक्ट के माध्यम से ऑक्शन, ऑक्शन कितनी प्रॉपर्टीज का लगाओगे, क्या क्या करोगे, बैंक कहाँ कहाँ जाकर कितनी एडवर्टीजमेंट करेगा, कितनी ऑक्शन लगाएगा। इट्स बेटर कि आईबीसी का जो पाथ है उसको फॉलो किया जाए, जिससे जो बड़े कंपनीज हैं, हजारों करोड़ या करोड़ों के जो लोन्स हैं, उनको बहुत आसानी से डील किया जा सकता है और रिकवर किया जा सकता है। कैसे, उसी के ऊपर बात करते हैं। ये पूरा पूरा एक प्रोसीजर लिखा हुआ है मेरे पीछे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, वो अगर कोई डिफॉल्ट करती है, यानी कि उसने पैसा नहीं दिया है, ठीक है, कंपनी डिफॉल्ट करती है, तो उस कंपनी के यहां पर जिससे उसने पैसा लिया है, ऑब्वियसली कंपनी डिफॉल्ट क्या करेगी, जिससे उसने पैसा लिया है, जिससे उसने पैसा लिया है उस पर्सन को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे, क्रेडिटर बोलेंगे उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो क्लियर है ना, क्लास नंबर 2 क्रेडिटर डेटर का कंसेप्ट, ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। तो क्रेडिटर होगा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्रेडिटर होगा जिससे उसने पैसा लिया। क्रेडिटर यहां पर दो तरीके के होंगे, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर होगा, एक यहां पर फाइनेंशियल क्रेडिटर होगा, ठीक है। फाइनेंशियल क्रेडिटर एक ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जहां से हमने पैसा उठाया है,
डायरेक्टली पैसा लिया, फॉर एग्जांपल बैंक, मैंने बैंक से पैसा लिया है, दैट इज द फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉर मी, वो मेरे लिए फाइनेंशियल क्रेडिटर है। दूसरा ऑपरेशनल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या होता है कि मैं रूटीन में जो काम कर रहा हूं, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, ट्रेडिंग मतलब कि मैं गुड्स पीछे से ला रहा हूं, कोई सामान पीछे से ला रहा हूं, कोई आटा वाटा ला रहा हूं और आगे आटा लोगों को बेच रहा हूं, ठीक है, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स की, है ना, बेच रहा हूँ, होलसेलर से लिया, रिटेलर हूं मैं और आगे कस्टमर को बेच दिया। तो मैं पीछे से अगर उधार ले रहा हूं होलसेलर से मेरे, तो वो मेरा ऑपरेशनल क्रेडिटर होगा, यानी कि मेरे रूटीन के जो बिजनेस का ऑपरेशन है उसके अंदर मैंने किसी व्यक्ति से उधार लिया, तो वो व्यक्ति मेरे लिए ऑपरेशनल क्रेडिटर होगा। अगर डायरेक्टली पैसा लिया है दैट इज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर, और अगर मैंने उससे उधार लिया है तो वो यहां पर होगा एक फाइनेंशियल क्रेडिटर। ठीक है, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल के बीच का ये डिफरेंस हल्का सा होता है। अब यहां पर दोनों में से कोई भी जिसका इन्होंने पैसा नहीं दिया है, चाहे ऑपरेशनल क्रेडिटर चाहे फाइनेंशियल क्रेडिटर, किसका पैसा नहीं दिया है, तो अगर आपकी एक कंपनी है, ध्यान से सुना, कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर, इनके खिलाफ जो केस है वो एनसीएलटी में दाखिल करेंगे। एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसके अंदर वो इनका केस जो है वो दाखिल करेंगे। अब जब केस दाखिल हो जाएगा तो एनसीएलटी क्या करेगा, एनसीएलटी एक ऐसी, जैसे डीआरटी है ना, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल हमने पढ़ा था, जो कि स्पेशलाइज्ड कोर्ट है क्या, एनपीए की रिकवरी करने में, वैसे ही एनसीएलटी एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट है जो कि यहां पर क्या करता है, जो कि रिकवरी करता है किस चीज की, और सॉरी, जो कि कोर्ट केस लड़ता है आपकी कंपनीज के, कोई भी कंपनी से जुड़ा हुआ केस होगा, कोई भी कंपनी का केस हमने लगाना तो एनसीएलटी में फाइल होगा। डीआरटी जैसे लोन से रिलेटेड है तो वो भी स्पेशलाइज्ड कोर्ट एनसीएलटी का कंपनीज के लिए बना दिया है। उसके अलावा कंपनीज के अलावा कोई भी केस वहां पर डील नहीं किया जाता, कोई और ऑर्गेनाइजेशन का केस या फिर इंडिविजुअल केस, मैं कहूं मेरे भाई से डिस्प्यूट हो गया, मुझे प्रॉपर्टी का केस लड़ना, वो एनसीएलटी का काम नहीं है, वो सिर्फ कंपनीज का काम करेगी। वहां पर मुझे केस फाइल करना है और एनसीएलटी क्या करेगी, एनसीएलटी यहां पर अपॉइंट करेगी किस व्यक्ति को, एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, आईपीआर जिसको कहेंगे, इसको अपॉइंट करेगी। ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो होते हैं, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल्स या फिर कह लीजिए एक डिग्री होल्डर, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर लाइक दिस सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं, जो कि यहां पर आपका काम करते हैं। किसमें काम करते हैं, जो कि यहाँ पर आपका देखते हैं कि जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारे काम करते हैं, उसमें ही एक सर्टिफिकेट होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का भी, तो उन्होंने वो सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं, उनको ने वो वाला पर्टिकुलर कोर्सेज वगैरह या सर्टिफिकेशन ले रखा होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता है। ये आईपीआर क्या करेंगे, आईपीआर जाएंगे, मुलाकात करेंगे कस्टमर जो बोरोवर है जिसने डिफॉल्ट किया उससे भी, जो क्रेडिटर्स हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, सबसे वो मुलाकात करके कंपनी की सिचुएशन के बारे में समझ के कि कंपनी डिफॉल्ट क्यों किया, क्या कारण था उसके पीछे, क्रेडिटर्स से समझेंगे कि आपका पैसा क्यों नहीं दे रहा, आपको क्या लगता है जानबूझ के किया या क्या रहा, कंपनी लॉस में क्यों है, आपको पैसा क्यों नहीं मिल रहा, सब चीजें क्रेडिटर से भी डिस्कस करेंगे। फिर फाइनली वो अपनी समझ के साथ एक पूरा पूरा प्लान डिजाइन करके देंगे, जिसको वो रेजोल्यूशन प्लान कहते हैं, रेजोल्यूशन प्लान। वो रेजोल्यूशन प्लान यहां पर रखेंगे क्रेडिटर्स के सामने, क्रेडिटर्स को कहेंगे कि ये हमारा रेजोल्यूशन प्लान है, ये प्लान आप देखिए कि क्या आप इस प्लान के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, कि आपका पैसा हमने रिकवर करने का एक सोच सोची है कि इस प्लान के अकॉर्डिंग आपका पैसा रिकवर किया जा सकता है। जिस प्लान में वो ये कहते हैं कि ये कंपनी को कोई और कंपनी खरीदना चाहती है, इस कंपनी को पूरा पूरा टेक ओवर कर लिया जाए, तो टेक ओवर कर लेगी, जो नई कंपनी आएगी वो आपका पैसा धीरे धीरे चुका देगी। एक प्लान ये भी हो सकता है कि आप इस कंपनी को, जो रुका हुआ काम है इस कंपनी का, जिसकी वजह से एक इसका पैसा खत्म हो गया, इसने कहीं पैसा लगाया, इसको लॉस लग गया और पैसा इसका खत्म हो गया, ठीक है, बिल्कुल जीरो हो गया, तो इसलिए अपनी फैक्ट्री को रन नहीं कर पा रहा क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं ले पा रहा, नया रॉ मटेरियल लेगा, फैक्ट्री रन हो जाएगी, फिर आगे प्रॉफिट होगा तो आपको पैसा चुका देगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा बहुत लोन और दे दीजिए जिससे ये स्मूथली रन हो जाए और धीरे धीरे करके आपका पैसा ये चुकाता रहेगा। ये भी एक रेजोल्यूशन प्लान हो सकता है। ओके, इसी तरह के बहुत सारे रेजोल्यूशन प्लान्स अलग अलग कंपनी के अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जो कि सबसे फेमस रेजोल्यूशन प्लान है जो आज की डेट में आप लोग इधर उधर न्यूज में कभी सुनते होंगे, वो है किसी एक कंपनी के द्वारा उस कंपनी को टेक ओवर कर लेना, बाय कर देना, उस कंपनी की सेल निकाल दी जाती है, कोई कंपनी है इस कंपनी को खरीदने के लिए तैयार है, तो वो चीज आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है न्यूज में कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत यहां पर इस कंपनी ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो लेकिन अगर ये रेजोल्यूशन प्लान जो रखा जाता है, अगर आपके 100 में से, देखो फाइनेंशियल क्राइटर एक भी हो सकता है और कई भी हो सकता है, बैंक कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बैंक से मैंने लोन ले रखा हूं, मैं अगर हजारों करोड़ों के लोन दे रहा हूं तो एक बैंक मुझे लोन नहीं देता, मुझे कई बैंक मिलकर लोन देते हैं, जिसको हम
कंसोर्शियम एडवांस भी कहते हैं, ठीक है, फिर वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कभी। तो वो करंट अफेयर्स में ऐसे आता रहता है। तो वो एडवांस जो है आपका, इस तरह से कई ग्रुप ऑफ बैंक होते हैं जिनके द्वारा वो एडवांस एक बहुत बड़ी अमाउंट हजारों करोड़ों की दी जाती है। तो वहां पर जब ग्रुप ऑफ क्राइटर्स होंगे, ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल क्राइटर होंगे, तो सबसे राय मांगी जाएगी कि ये रेजोल्यूशन प्लान हम प्रपोज करते हैं आईपीआर के तहत, क्या आपको मंजूरी है? तो अगर उसमें से 66% जो क्राइटर्स हैं, ओनली फाइनेंशियल क्राइटर्स, अगर 66% क्राइटर मान जाते हैं, तो ये रेजोल्यूशन प्लान जो है वो यहां पर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और ये काम बन जाएगा। अगर ये 66% जो क्राइटर है मिनिमम नहीं मानते हैं, तो फिर कंपनी को क्या है, कंपनी जो भी प्रॉपर्टीज है उनको धीरे धीरे सेल किया जाएगा, फैक्ट्री थी नीलाम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, जो कि थोड़ा सा और लंबा प्रोसीजर चला जाता है। लेकिन यहां पर ये जो पूरा पूरा प्रोसेस है, पूरा पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को यहां पर 180 से 270 दिन के बीच में कंप्लीट करना जरूरी है। यहां तक का प्रोसेस कि इनको प्लान बता दिया गया, प्लान अगर हो गया एग्जीक्यूट तो 180 से 270 दिन के अंदर खत्म करो, नहीं हुआ तो फिर उसके बाद कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती। कंपनी के जो भी शेयर होल्डर हैं उनको पैसा देना, जो भी पैसा मालिक प्रॉपर्टी बेच के शेयर होल्डर को पैसा देना, कैसे भी करके जो भी तरीके हैं उसके, उसमें फिर वो काम शुरू हो जाता है। तो ये यहां पर पूरा पूरा आईबीसी का एक बड़ा ही सिंपल वे में मैंने आपको आईबीसी का सारा समझा दिया, ठीक है। इतना ही आईबीसी, वैसे इतना नहीं होता, होते इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट से इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, आपके इंटरव्यू के पॉइंट से इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। आप इतना ही समझ लोगे, इतना ही आपके एग्जाम में आ जाएगा, बस बहुत है, ठीक है। तो ओके, या फिर करंट अफेयर्स की कोई न्यूज आती है तो उसको समझने के लिए आपको इतना ही जानना जरूरी है। तो ये जो मैंने प्रोसेस बताया, पूरा पूरा प्रोसेस यहां पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, या बाद में आराम से तसल्ली से पढ़ लेना, सारे के सारे नंबर ऑफ डेज वगैरह सब लिखे हुए हैं। 4 पिलर्स होते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इनकी मैंने बात की, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड जो है वो एक ऐसी यहाँ पर कंपनी है, कंपनी नहीं कहूंगा, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन सारे के सारे चीजों को, डाटाबेस को यहाँ पर अपने पास रखती है। एडजुडिकेशन, अगर जैसे कंपनी है तो मैंने बताया था एनसीएलटी करेगी, लेकिन अगर कोई भी एक इंडिविजुअल है या फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो वो फिर डीआरटी के पास आपको केस फाइल करना पड़ेगा उस केस में। और अगर आपको इनसे नहीं जमता एनसीएलटी से, तो फिर आप एनसीएलएटी और डीआरएटी जो कि अपीलेट अथॉरिटी रहती है, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, डीआरएटी दैट इज डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये क्या होते हैं कि मान लो डीआरटी के फैसले से आप खुश नहीं है, एनसीएलटी के फैसले से आप खुश नहीं है, तो आप नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के पास अपील कर सकते हैं उसके खिलाफ। तो वो डीआरएटी और एनसीएलएटी के पास होती है। जैसे आप हाई कोर्ट में कोई केस हुआ, नहीं हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट में लगा दीजिए, तो दैट इज द थिंग। रेगुलेटर, द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये पूरा पूरा इसको संभालता है, ये रेगुलेट करता है, ठीक है। तो आई होप सो कि 4 पिलर्स हैं, ये भी समझ गए होंगे, आ गए होंगे आपको। और आई होप सो ये टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। यस, तो सरफासी एक्ट एंड दी, मतलब पूरा पूरा जो ये रिकवरी का प्रोसीजर है वो मैंने सारा का सारा आपको बता दिया है, अच्छे से क्लियर कर दिया है। एंड इनकेस कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, ठीक है, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं सेशन को, और फिर हम नेक्स्ट सेशन में कल मुलाकात करेंगे जिसमें हम नया टॉपिक शुरुआत करेंगे कल। आई होप सो कि नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रहेगा, ठीक है। एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नहीं तो आप इस सेशन को लीव कर सकते हैं, मेरी तरफ से क्लास एंड हो चुकी है। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।